हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। हम लोग हैं नियर अबाउट हमारी आधी जो जर्नी है वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ये 6वां चैप्टर है, 6th चैप्टर। इसके बाद और 6 चैप्टर बचे जो छोटे हैं एज कंपेयर विद प्रीवियस कुछ चैप्टर, जैसे नेशनल इनकम का मेजरमेंट हम लोगों ने किया। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो एक इकोनॉमिक स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूं कि भैया थियोरेटिकल तो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बट बहुत कम सारी चीजें हैं जो थियोरेटिकल का हम लोगों को प्रैक्टिकल में हम लोगों को करने का मौका मिलता है। बट ये जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के टाइम पे, आज वो सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकली करना पड़ता है, या प्रैक्टिकल अप्रोच आता ही आता है आपके लाइफ में, और आपको ये सारी बातें पता रहना चाहिए कि भैया किस तरीके से काम होता है। आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि भैया मैं कौन सी चीजों की बात कर रहा हूँ। आप लोग चैप्टर का नाम देख रहे होंगे, क्या नाम है चैप्टर का नाम? कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। आप बोलोगे उसमें कौन सी बड़ी बात है भैया? बैंक बैंक रहता है भैया, जाओ जहाँ पे पैसे डिपॉजिट करो, पैसे विड्रॉ करो, चेक दो, चेक लो, फलाना ढिमकाना, ऐसे ऐसे काम रहते हैं। बट इसके अलावा भी बैंक कुछ कुछ फैसिलिटी देती है जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, राइट? तो इसीलिए तो हम लोगों को इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें पढ़ना है कि भैया बैंक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, विड्रॉवल, इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का या तो बैंक अकाउंट होगा या किसी किसी का नहीं होगा। ठीक है, मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि भैया बैंक अकाउंट आप खुद ओपन कीजिए, फॉर्म आप खुद ट्राई कीजिए भरने का, और इसके बाद बैंक के जो भी ट्रांजैक्शन है, पैसा डालना है, पैसा निकालना है, जो भी काम है, डीडी बनाना है, चेक बनाना है, सारी चीजें आपने खुद ने करनी चाहिए, बराबर है? क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसी किस्सा हुआ था जब मैं सीए का इंटर्नशिप कर रहा था। क्या हुआ था कि हम लोग एक डॉक्टर के पास गए थे। हमारे पास डॉक्टर एक हमारा क्या बोलते कस्टमर था, ठीक है, उसका ऑडिट करना था उसकी कंपनी का। तो डॉक्टर को मैंने बोला कि सर आपको एक चेक देना है, ठीक है, चेक साइन करके देना है हमारे सर को, ठीक है, बट चेक को क्रॉस करना है। ठीक है, अब पता नहीं यार वो डॉक्टर कैसे बना, मेरे को ये नहीं समझता कि यार क्रॉस चेक मतलब समझता ही है। आई होप कि आप लोगों को भी पता हो। ठीक है, तो भाई साहब ने क्या किया, क्रॉस चेक हम लोगों को पता है कि भैया इस तरीके से क्रॉस करना पड़ता है। इसका मतलब क्या रहता है, ठीक है, कि भैया ये चेक का पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ये आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा, बराबर है? तो वो डॉक्टर साहब को मैंने बोला कि सर आपने चेक लिख दिया, एक काम कीजिए वो चेक को क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, वो भाई साहब ने क्रॉस कैसे किया पता है? चेक को कुछ इस तरीके से मुझे दे दिया। मैंने बोला अब सर ने दे दिया, तो मैंने फोल्ड मार के मैं लेके गया ऑफिस में, और जब ऑफिस में ओपन करके देखा तो आप समझ सकते कि भैया क्या मतलब सिचुएशन हुई होगी मेरी, बराबर है? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भैया जिनको बैंक के छोटे मोटे काम नहीं जमते, बराबर है? बट अभी आप लोग 16, 17, 18 साल के हो, तो मैं अभी से रिकमेंड करूंगा बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो आप खुद करो। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग, हमारा जो चैप्टर है बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें काम में आएगी। यहाँ तक कि जिस लोगों को बैंक सेक्टर में जाना है जॉब करने के लिए, उनके लिए भी ये सारी चीजें जानना जरूरी है, राइट? मतलब एक नॉर्मल पर्सन रहो, बिजनेसमैन रहो, हर किसी को बैंक का ये फंक्शंस पता रहना चाहिए कि बैंक अच्छा ये भी फैसिलिटी देता है, अच्छा ये भी काम करता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया बैंक के कुछ फंक्शंस। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर डेफिनेशन देख रहे होंगे तो डेफिनेशन बैंक का दिया है। ठीक है, क्या बोला बैंक? It is an institute which perform the function of accepting deposit, granting loan, making investment with the main motive of earning profit. ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोला मैंने? बैंक की ऐसा कुछ काम करता है कि भैया जो एक्सेप्ट डिपॉजिट करेगा, विड्रॉ की फैसिलिटी देगा, बट जिसका मेन मोटो क्या रहेगा? अर्निंग प्रॉफिट। तो ठीक है, बैंक का मेन मोटो है अर्निंग प्रॉफिट। भैया कोई एनजीओ तो है नहीं या एनपीओ है कि भैया सोशल वेलफेयर के लिए बैंक बनाई है, लोगों का पैसा फ्री में रख रही है, लोगों को इंटरेस्ट भी दे रही है। आप लोगों को कभी क्वेश्चन मार्क आएगा जिंदगी में कि यार मेरा पैसा मैं बैंक में रख रहा हूं तो बैंक मुझे इंटरेस्ट क्यों दे रहा है? सुनिए, क्या कि मैं मेरा पैसा बैंक में डिपॉजिट करता हूं, बराबर? मेरा पैसा घर में रखूंगा तो चोरी होने का चांसेस है, कुछ भी होने का चांसेस है। तो मैं अगर पैसा मेरा बैंक में रख रहा हूं तो यार मुझे इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? सिंपल सी चीज, यार बैंक को मेरे पैसे से क्या लेना देना? बैंक के पास मैं मतलब रिजर्व रख रहा हूं पैसा जो मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट क्यों दे रहा है? सुनिए, ठीक है, मैंने अभी बोला कि बैंक का जो मेन मोटो है वो क्या है? बैंक का मेन मोटो प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, ना कि भैया सिंपल आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है जो बैंक। अब समझिए, मैंने एक
थोड़ा सा चित्र बनाने की कोशिश किया है, ठीक है, मेरे ड्राइंग पे ना जाए, मेरी फीलिंग मेरी भावनाओं को समझिए, ठीक है। ये है आम पब्लिक, ठीक है, कौन है? आम पब्लिक। ये है हमारी बैंक और ये है कंपनी, ये है कंपनी, राइट। अब समझिए, आम पब्लिक हमारे जैसे लोग, हम लोग बैंक में पैसा डालते हैं। देखो ये पब्लिक ने बैंक में पैसा डाला, चिल्लर चिल्लर कट गया, चिल्लर पैसा बैंक में डाला, बराबर है। बैंक के पास इकट्ठा पैसा जमा हुआ, तो बैंक वो पैसा अपने पास जमा नहीं रखती है, बैंक क्या कर देती है, वो पैसा कंपनी को दे देती है एज अ लोन के तौर पे, राइट। क्या बोला मैंने? बैंक ने वो पैसा कंपनी को दे दिया एज अ लोन के तौर पे। अब क्या होता है कि जो कंपनी को पैसा दिया तो कंपनी से बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट, कि भैया एज अ लोन के तौर पे दिया, ठीक है, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जिसको बोला जाता है लेंडिंग रेट, ठीक है। पकड़ लो कि इससे चार्ज कर रही है इंटरेस्ट 8% और आपको इंटरेस्ट देती है बैंक, जिसको बोरोइंग बोला जाता है, बोरोइंग रेट, जो दे रही है पकड़ लो 3%। मतलब समझो 1000 रुपए मैंने इसमें डाला बैंक में, बैंक ने वो 1000 कंपनी को दे दिया, कंपनी इंटरेस्ट कितना देगा 1000 के ऊपर? 8%, बराबर है, मतलब 80 रुपए नियर अबाउट 80 रुपए बैंक को इंटरेस्ट मिला। 80 में से बैंक ने क्या किया कि सिर्फ 30 रुपए, ये देखो 80 में से सिर्फ 30 रुपए जिससे पैसा लिया था उसको दे दिया, मतलब बैठे बिठाए बैंक को कितना पैसा मिल रहा है? 50 रुपए। तो इस तरीके के बैंक का क्या होता है? फायदा। मतलब इस तरीके से बैंक पैसा कमाती है। बैंक का खुद का पैसा नहीं रहता, बैंक ने लोगों से पैसा लिया और वही पैसा आगे चिपका दिया, बराबर है। तो आगे वाले से जो इंटरेस्ट लिया उसमें से थोड़ा इंटरेस्ट पब्लिक को दे दिया, बस खत्म। तो इसीलिए भैया आप लोग बैंक में जो पैसा रखते हैं, आप क्यों रखते हैं? कि भैया एक तो सेफ रहेगा और यार बैठे बैठे इंटरेस्ट मिल रहा ना, ये फायदा रहता है बैंक में, बराबर है। तो इस तरीके से बैंक सेक्टर काम करता है कि भैया इंटरेस्ट के ऊपर। पर इसके अलावा भी बैंक, आजकल के जो बैंक्स है वो बहुत मॉडर्न हो गई है, बराबर है। इसके अलावा भी बैंक अलग अलग फैसिलिटी देके पैसा कमाती है। जैसे आप लोगों को एटीएम दे दिया, बराबर, तो एटीएम का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज करती है, राइट। उसके बाद कुछ पेनल्टी, एसएमएस का पैसा काट दिया आपका, आपको कोई फैसिलिटी दिया उसका पैसा काट दिया, चेक बुक इशू किया उसका पैसा काट दिया, बराबर है। बहुत सारे अलग अलग चीजों का भी पैसा चार्ज करती है बैंक इनडायरेक्टली आपसे। मतलब आपको जो इंटरेस्ट दे रही है ना, उसमें से भी डिडक्शन होता है, राइट। आप लोग देखना कभी भी उसमें से भी डिडक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक सेक्टर पैसा कमाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको बैंक सेक्टर कैसा कमाता पैसा ये समझाओ, ठीक है। अब बैंक ने क्या कुछ फंक्शन समझते हैं कि भैया बैंक फंक्शन मतलब क्या क्या फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड करती है, राइट। अब सबसे पहला, जैसे बैंक सेक्टर के फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब ये फंक्शन तो होते ही होते हैं बैंक में, हर बैंक ये फंक्शन देता है। सेकेंडरी मतलब ये ऑप्शनल रहता है, किसी बैंक में रह सकता है, किसी बैंक में नहीं रह सकता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बैंक का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, भैया डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। अब समझिए, बैंक में 3 तरीके के आप अकाउंट बना सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। बैंक में 3 तरीके के अकाउंट बनते हैं। देखो ये बहुत काम की चीज है, बहुत सारे लोगों को शायद पता हो या जिन लोगों को नहीं पता उन्होंने ध्यान से सुनना ये सारी चीजें। क्या बोला? 3 टाइप के अकाउंट बनाता है बैंक, एक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एफडी। अब भैया सेविंग अकाउंट हम लोगों को समझता है कि आपके पेरेंट्स का जो है, बराबर है, वो सेविंग अकाउंट है, भैया जो भी सैलरी है वो सेविंग अकाउंट में जमा हुआ, आपने पैसा निकाल दिया, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट क्या होता है? या तो कि आपने एफडी भी सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट, बराबर है। तो ये करंट अकाउंट क्या रहता है? सिंपल, करंट अकाउंट जनरली बनाया जाता है बिजनेसमैन लोगों के लिए, ठीक है। क्या बोला मैंने? बनाया जाता है फॉर मेकिंग फॉर बिजनेसमैन, ठीक है। एंड नो इंटरेस्ट ऑफर्ड, ठीक है। क्या बोला मैंने? करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो जनरली बिजनेसमैन लोगों को दिया जाता है, बराबर, बट जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे यार ये क्या मतलब है, ठीक है, कि भैया मैं बिजनेसमैन, एक तो भैया इतना पैसा करंट अकाउंट में रख रहा है उसके, बराबर है, और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा, इससे अच्छा तो सेविंग है। सेविंग अकाउंट पता है कि भैया सेविंग अकाउंट मेकिंग फॉर सैलरीड और अदर पर्सन
मेकिंग फॉर सैलराइड और अदर एंड इंटरेस्ट एक्रूड या ऑकर्ड बोल सकते हैं। मतलब सेविंग अकाउंट में आप लोग पैसा डाल रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, करंट अकाउंट में आप लोग पैसा डाल रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे यार ये क्या बेवकूफी हरकत हो गई कि मतलब एक बिजनेसमैन, सिंपल सी चीज है कि भैया एक सैलरीड पर्सन के अकाउंट में ज्यादा पैसा रहेगा कि एक बिजनेसमैन के, ऑब्वियसली बिजनेसमैन के। तो यार बिजनेसमैन को करंट अकाउंट ओपन कर रहा है, भैया वो लाख करोड़ में पैसा करंट अकाउंट में रख रहा है, उसको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब? अब ऐसा क्वेश्चन आना जायज सी बात है। तो सिंपल सुनिए, करंट अकाउंट बिजनेसमैन को जो मिलता है, करंट अकाउंट के ऊपर जो बैंक है उसको कुछ अलग फैसिलिटीज देती है, जिसमें एक सबसे मेन फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओवरड्राफ्ट ये क्या रहता है ना, मैं तब बताऊंगा जब ओवरड्राफ्ट पे आएंगे। इतना ध्यान में रखना कि करंट अकाउंट का सबसे मेन एडवांटेज है कि वो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या रहता है ये आगे हम लोग देखेंगे, बराबर। तो करंट अकाउंट में बिजनेसमैन लोगों के लिए, ये सैलरीड पर्सन के लिए करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट और इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर है। अब ये anyone can create this account and interest on this account is high, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट हाई, बट you have to deposit money for a particular period of time, money for fixed period of time। देखिए फिक्स डिपॉजिट कोई भी बना सकता है, आम पर्सन, खास पर्सन, कोई भी, बराबर है। तो फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट क्या बोला, देखिए आ गया इंटरेस्ट हाई एज कंपेयर विद सेविंग। जैसे सेविंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है 2 to 3% मैक्स टू मैक्स, बराबर है। फिक्स डिपॉजिट के आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, 5% to 7%। अब डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के ऊपर, राइट। तो मतलब आप बोलोगे कि यार सेविंग अकाउंट में कम इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल देता हूँ, तो फिक्स डिपॉजिट पे मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। बट फिक्स डिपॉजिट का एक कंडीशन है कि आप पैसा अकाउंट में रखिए, बट क्या बोला यहाँ पे, बट फॉर अ फिक्स पीरियड। मतलब आपको 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आपको पैसा रखना है, जिसको आप निकाल नहीं सकते, बराबर है। मतलब आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। बट फिक्स डिपॉजिट में अगर आप पैसा रख रहे हो तो वो पैसा आप एक पर्टिकुलर टाइम तक नहीं निकाल सकते। मतलब बैंक आपको पूछता है कि भैया आपको एफडी कितने दिन के लिए करना है, 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, 5 साल, 10 साल, बराबर है। तो अगर मैंने 1 साल का पैसा एफडी बनाया तो मैं 1 साल तक वो पैसा नहीं निकाल सकता। हाँ, कुछ इमरजेंसी है तो मैं निकाल सकता है, जिसमें हम लोगों को एफडी तोड़ना पड़ता है, तो जिसके ऊपर हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता, कम मिलता है, राइट। तो ये मेन है। आप लोगों ने ये तो 100% ही सुना होगा एफडी। मतलब हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो एज कंपेयर विद अदर इन्वेस्टमेंट एफडी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि रिस्क फ्री रिटर्न है। आप पैसा डालोगे तो आपको 108% जो भी रेट चल रहा है उस समय का 5%, 6%, 7%, 8% वो मिलेगा, राइट। तो ये फर्क है। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर दे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टाइप के अकाउंट बैंक देता है, करंट, सेविंग और फिक्स। करंट अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन एंड नो इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट फॉर अ सैलरीड पर्सन और एनी अदर पर्सन, हाउसवाइफ या कोई भी रहो, बट इंटरेस्ट मिलेगा, बट छोटा, ज्यादा नहीं, 2 to 3%। एफडी अकाउंट कोई भी बना सकता है, बट कंडीशन है कि इसमें जो पैसा रखा है वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखना पड़ेगा और आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सेप्टेड डिपॉजिट समझा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडवांसिंग लोन। अब एडवांसिंग लोन ये तो पता है भैया, बैंक हम लोगों को एक डिपॉजिट लेता है और दूसरा लोन की फैसिलिटी देता है। अब देखिए लोन क्या है, एक है कैश क्रेडिट, मतलब लोन गिवन ऑन करंट एसेट्स लाइक स्टॉक, ठीक है। एक बिजनेसमैन को एक कोई लोन की जरूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, बराबर है। हम लोगों को पता है हाउसिंग लोन बैंक देता है।
बट हाउसिंग लोन या कार लोन कोई भी हम लोग लोन ले रहे हैं तो वो लंबे समय के लिए चलता है, राइट। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि उतना देर तक, जैसे 15 साल तक मेरा ईएमआई चल रहा है तो 15 साल तक मैं जो मेरी प्रॉपर्टी है वो बैंक के नाम पे रहेगी। मतलब मैं अगर ईएमआई पे नहीं करता हूँ तो क्या होगा, सिंपल कि बैंक वो मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देगा, मतलब बेच देगा, बराबर है, और बैंक अपना पैसा रिकवर करेगा, ठीक है। अब एक दूसरा तरीके का लोन होता है जिसको कैश क्रेडिट लोन कहा जाता है, जो जनरली दिया जाता है बिजनेसमैन लोगों को फॉर ऑन देयर करंट एसेट। बिजनेसमैन में जितना भी स्टॉक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे गोडाउन में आज 5 लाख का माल है, तो वो 5 लाख के माल के ऊपर मैं ये ले सकता हूँ लोन, बराबर है। मतलब वो माल मैं तब तक नहीं बेच सकता जब तक मैं लोन पे ना कर दूं, राइट। तो मुझे फिक्स एसेट देने का जरूरत पड़ा गया नहीं, मेरा स्टॉक आज ना कल मुझे बेचना ही है वैसे भी, राइट। तो भैया अगर मैं फॉर एग्जांपल, इसमें क्या फायदा रहता कि बिजनेसमैन ने अगर स्टॉक के ऊपर लोन लिया है और खुदा ना खास्ता उसका स्टॉक नहीं बिक रहा है और उसने लोन नहीं पे किया, तो क्या होगा, बैंक वाला सीधा स्टॉक उठा के लेके जाएगा, तो भाई लेके जाना, वैसे भी तो नहीं बिक रहा है, तो ये एक फायदा रहता है, बराबर है। नेक्स्ट है डिमांड लोन। अब डिमांड लोन मतलब कि भैया ऐसा लोन जो आप बैंक से मांगते हो और बैंक आपको रिटर्न कभी भी मांग सकता है, बराबर है। मतलब रीपे एज पर बैंक डिमांड, बैंक डिमांड, बराबर है। डिमांड लोन मतलब रीपे एज पर द बैंक डिमांड। आपने देखा होगा कि भैया आप लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए हाउसिंग लोन लिया, तो आप लोगों को 10 साल तक पे करना है ईएमआई, बराबर है। 10 साल के पहले भी आप पे कर सकते हो, बट 10 साल से ज्यादा नहीं, बराबर है। पर बैंक आपको कभी नहीं बोलेगा कि भाई आपके 5 साल हो गए तो बोले सर एक काम करो, ये 6वें साल में आपका जो भी हिसाब है वो खत्म करो, ऐसा कभी नहीं बोलेगा बैंक। बैंक का बोलेगा कि भैया हमारे जो कंडीशंस था 5 साल पहले उस हिसाब से आप ईएमआई पे करो 10 साल तक। बैंक कभी भी आपके पास आके ये नहीं बोलेगा मुझे पैसा आज चाहिए, मेरा पैसा जो भी है मुझे वापस दो, बराबर है। पर एक अलग टाइप का थोड़ा लोन रहता है जिसको डिमांड लोन कहा जाता है। मतलब क्या कि जिसमें बैंक आपको लोन तो देती है बट बैंक आपको लोन का अमाउंट कभी भी वापस मांग सकती है, कभी भी, एनी टाइम। आज दिया कल मांगा, आज दोपहर में दिया शाम को मांग दिया, 6 महीने बाद दे दिया, बराबर मांग दिया, बराबर है। इस तरीके से उसको कहा जाता है डिमांड लोन। नहीं तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है डिमांड लोन मतलब हमने डिमांड किया लोन का, वैसा नहीं। डिमांड लोन मतलब बैंक डिमांड कर रहा है मेरा पैसा वापस दे भाई, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म लोन, जो भैया छोटा मोटा, जैसे बजाज फाइनेंस आप लोगों ने देखा है कि भैया आप लोग जो भी एसेट्स परचेस कर रहे हैं उसमें जो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं वो मतलब 5 साल से कम, बराबर है, या 1 साल से कम, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया एडवांसिंग लोन। अब नेक्स्ट चीज देखिए आप, ठीक है, ये चित्र में मिटा रहा हूं या आप लोग लिख सकते हो बाद में। अब मेन फंक्शन स्टार्ट होते हैं। ये तो फिक्स फंक्शन है कि बैंक एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और लोन देगा। अब इसके अलावा बैंक क्या देता है, चलिए सबसे पहला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैंने बोला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कोरिलेटेड है करंट एसेट्स से, ठीक है। क्या रहता है करंट एसेट्स में, मतलब बिजनेसमैन लोगों का अकाउंट, बराबर है। अब क्या हुआ, करंट एसेट्स में आपके पकड़ लो कि 1 लाख रुपए है, बराबर है, करंट एसेट्स में, सॉरी करंट अकाउंट में, और आप लोगों को आगे वाले पर्सन को लोन देना है, सॉरी पैसा देना है। पकड़ के आगे वाले पार्टी को मुझे 1.5 लाख रुपए का लोन देना है, तो अब मैं अगर उसको 1.5 लाख का चेक दूंगा तो वो तो बाउंस हो जाएगा क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख है। तो ऐसे केसेस में बैंक क्या करता है, आपको कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर द ड्राफ्ट, मतलब जितना आपका डिपॉजिट है उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, जितना आपका डिपॉजिट है, रिजर्व है, उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो। अब वो बैंक डिपेंड करता है कि भैया आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस रहा उस हिसाब से बैंक आपको ओडी फैसिलिटी देता है। किसी को 5,000 का देगा, किसी को 50,000, तो किसी को 50 लाख, तो किसी को 5 करोड़ का, बराबर है, तो किसी को 50 करोड़ का, डिपेंड करता है। जैसे टाटा बिरला जैसे लोग हैं तो उनको 50 करोड़ का दे दिया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब क्या कि आपके अकाउंट में 0 रुपीज भी है ना तो भी आप 50 करोड़ एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, बराबर है। तो मान लीजिए कि ये जो पर्सन है इसको बैंक ने ओडी दिया है, पकड़ लो 60,000 रुपए का, बराबर है। इसके बैंक अकाउंट में कितना अभी 50,000, ओडी का ये ऐड कर देगा 50,000, बराबर है। और आगे वाले को चेक जो इशू किया उसने तो 50,000 तो उसके करंट अकाउंट में से कटा, और जो 1 लाख तो उसके करंट अकाउंट में से कटा और 50,000 उसके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज में से कटा, बराबर है। तो फिर उसको जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में से पैसा निकाला है उसको वापस भी देना पड़ता है कुछ टाइम के बाद विद इंटरेस्ट, बराबर है। मतलब ये केस में उल्टा है, इसमें इंटरेस्ट मिलता नहीं है, इसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट कब, अगर आप लोगों ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज किया हो तब, बराबर है। तो ये मेन फैसिलिटी है। अब मुझे बात बताओ कि बिजनेसमैन लोगों का कई बार ऐसे होता है
कि उनके बैंक अकाउंट में 0 पैसे होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा उसने मार्केट में लगा दिया और बहुत सारा पैसा आने वाला बाकी है, आना बाकी है, अभी भी रहता है ना, ठीक है। बट ये सैलरीड एम्प्लॉय के साथ कभी नहीं होगा। सैलरीड एम्प्लॉय के पास एक अमाउंट तो रहेगा सेविंग में। बट बिजनेसमैन लोगों को कैसा है कि भैया सामान बेचा उधारी में और पैसा आएगा उसने जो, बराबर है। तो ये सारी चीजें चलती रहती है मार्केट में, इसलिए उसको करंट अकाउंट का यूज करना जरूरी है, ठीक है। ताकि अगर उसके आगे वाली पार्टी को अगर अर्जेंटली पे करना है तो भैया अपनी ओडी फैसिलिटी उतनी रहे कि भैया मैं एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकूं, ठीक है। उसको कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग बिल। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, कॉमर्स वाले स्टूडेंट ने अकाउंटेंसी में, बराबर। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था कि आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे चेक दिया, आपने मुझे चेक दिया 31 मार्च 2020 का, राइट। आज की डेट क्या है, पकड़ लो 24 तारीख है, बराबर। तो आप लोगों को इतना तो पता है और इतना पता ही होना चाहिए कि भैया चेक के ऊपर जो डेट लिखी है उस दिन से लेके आने वाले 3 मंथ तक, बराबर है। मतलब क्या हो जाएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 30 अगस्त 20, मतलब ये जो 3 महीने का जो है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बराबर। ये 3 मंथ तक, मतलब जिस डेट लिखा है चेक के ऊपर उस दिन से लेके 3 महीने तक आप कभी भी बैंक में जाके पैसा, मतलब चेक डिपॉजिट कर सकते हो 3 महीने तक, 3 महीने के बाद नहीं, बराबर है। और ना ये डेट के पहले। बट कभी कभी बैंक आपको डिस्काउंटिंग बिल का फैसिलिटी देती है। मतलब क्या कि मुझे चेक मिला है 24 तारीख को, मेरे डेट लिखा है 31, तो बैंक को आप लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भैया मुझे ये चेक के पैसे अगेंस्ट में पैसे अभी चाहिए। तो बैंक क्या करता है कि अगर आपने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ये फैसिलिटी अगर लिया है उससे, तो बैंक क्या करेगा, आपको पैसा देगा, बराबर है। पकड़ लो कि चेक पकड़ लो कि 10,000 रुपए का है, पर बैंक आपको बिफोर ड्यू डेट अगर आप लोग विड्रॉ करें तो पूरा पैसा नहीं देता, पकड़ लो कि 9,500 रुपए दे दिया, तो 500 रुपए क्या कर दिया बैंक ने, चार्ज कर दिया। मतलब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या कि मैच्योरिटी के पहले विड्रॉ कर लेना, बराबर है। बिल मैच्योरिटी कब होने वाली है, 31 तारीख को, 31 से पहले अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको बोला जाए डिस्काउंटिंग कराना। डिस्काउंटिंग मतलब डिस्काउंट कराना। 10,000 के बिल के अगेंस्ट में 9,500 मिला तो 500 का क्या हो गया, डिस्काउंट, बराबर है। ये आपका खर्चा, बैंक का इनकम, ठीक है। अब नेक्स्ट है कुछ सिंपल फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शन मतलब जैसे देखिए ट्रांसफर फंड, आपको लोगों को पता है कि जैसे आप लोग अभी के टाइम में तो बहुत सारे लोग मोबाइल से ही पेमेंट कर देते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है, बहुत सारे भीम ऐप, अलग अलग ऐप का यूज करते हैं, बराबर है। बट वो जो फैसिलिटी है ना वो एक लिमिट तक है भैया, 50,000 1 लाख तक आप लोगों को पैसा दे सकते हो आप किसी को, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर आपको 2 लाख 5 लाख का अर्जेंट पेमेंट करना है आपको, आपने चेक दिया, चेक बैंक में डाला, तो चेक क्लियर होने को 2-3 दिन लग जाते हैं, बराबर। पर आपको आज के आज किसी को ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब चेक अगर नागपुर विद इन द सिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर मैं किसी बाहर वाले को चेक देना है, फॉर एग्जांपल मैं नागपुर में रह रहा हूँ, मेरे को दिल्ली वाले पर्सन को चेक देना है, तो मैं भैया उसको भेजूंगा बाय पोस्ट, वो पहुंचेगा 4 दिन बाद, वो डालेगा, फिर वो क्लियर होने को और 2-3 दिन, मतलब 10 दिन तो इसमें लग गए। पर उसको अर्जेंटली पैसे की जरूरत है, ठीक है, मेरा कस्टमर है, ठीक है, तो उसको पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक की कुछ फैसिलिटी है, बराबर है, इसको ट्रांसफर फंड फैसिलिटी बोला जाता है, जिसमें आता है आरटीजीएस और एनईएफटी, बराबर है। आरटीजीएस और एनईएफटी का एक लिमिट रहता है कि भैया 2 लाख तक आरटीजीएस, उसके ऊपर एनईएफटी अलग अलग है, बराबर है। मतलब आपको फंड ट्रांसफर करना है अर्जेंटली, तो आप बैंक में जाना, एक फॉर्म भरना, एक चेक लगा देना और बैंक को दे देना, बैंक 1-2 घंटे में वो पैसा उसको पहुंचा देगा उसके बैंक अकाउंट में। मतलब आपको चेक का मगजमारी नहीं पड़ा कि भैया चेक 2-3 दिन बाद क्लियर होगा, तो ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, जिसको ईसीएस कहा जाता है। आप लोगों को शायद कॉमर्स वाले ने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा, ईसीएस, ठीक है। ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस मतलब क्या कि आप लोग, जैसे आप लोगों को पता है कि हर महीने आपको इलेक्ट्रिक का बिल आता है, वाटर का बिल आता है, हर महीने पे करो। उससे अच्छा आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि भैया मेरा जो भी इलेक्ट्रिक का बिल है ना वो आप पे करना, मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा डिडक्ट कर देना। मतलब एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन उसको देना कि भैया मेरा जितना भी बिल आता है वो आप पे कर देना, मतलब मेरा अकाउंट से, मुझे बिना पूछे। तो आपको वो एक लेटर देना पड़ता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का, जिसको ईसीएस कहा जाता है, बराबर है। तो बैंक आपके बिहाफ में
हर महीने इलेक्ट्रिक का बिल पे करते रहेगा, बराबर है। उसी तरीके से बैंक आपके बिहाफ में कहीं से पैसा कलेक्ट भी कर सकता है, बराबर है। कलेक्शन एंड पेमेंट तो ये भी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है सेल एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज परचेस करने में बैंक आपको हेल्प करता है, मतलब आप लोगों को कहीं फॉरेन में जाना है, ठीक है, तो आप लोगों को पता है इंडियन रुपीस तो चलने वाला है नहीं, आप लोगों को डॉलर्स पाउंड परचेस करना पड़ेगा, तो वो आप कहाँ से परचेस करोगे, बैंक अकाउंट से, राइट। तो बैंक वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये तो हो गया एजेंसी फंक्शंस। अब जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, राइट। अब इसमें क्या, इसमें पहला लॉकर फैसिलिटी, पता है आप लोगों को लॉकर फैसिलिटी क्या रहता है, राइट। भैया बैंक में लॉकर दे दिया आपको, वो लॉकर में आप पैसे रखो, कुछ भी रखो, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट, बस उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है बैंक को, बराबर है, मेंटेनेंस चार्जेस। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर एक केस हुआ है नीरव मोदी का, किसका, नीरव मोदी। लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर नीरव मोदी का केस हुआ है, बराबर है। मतलब क्या होता है, मैं शॉर्ट में समझाता हूं, ज्यादा डीप में नहीं जाता हूं, ठीक है। क्या रहता है, ठीक है, ठीक है। क्या रहता है कि जब कभी भी आप, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, मतलब आप बाहर के कंट्री से कोई सामान परचेस कर रहे हो या कोई सामान दे रहे हो, बराबर है, तो उसमें भरोसा रहना बहुत जरूरी है। मतलब देखो इंडिया में आप किसी को सामान उधारी में दे रहे हैं तो आपको पता है कि भैया कहीं भागने वाला है नहीं, बराबर है। बट फॉरेन के केस में क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने फॉरेन से कुछ सामान मंगाया, जैसे नीरव मोदी ने क्या किया मैं बताता हूँ। नीरव मोदी डायमंड मर्चेंट था, आप लोगों को पता है, तो उसने, ठीक है, मेरे ख्याल से कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा, सिंगापुर या कोई तो भी कंट्री थी, चाइना की शायद से, हांगकांग या कुछ तो भी, शायद हांगकांग थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, हांगकांग की जो डायमंड मर्चेंट है उनसे परचेस किया, बराबर है। अब क्या होगा, सुनो कि नीरव मोदी इंडिया में बैठ रहा, वो डायमंड मर्चेंट जो है, ठीक है, वो हांगकांग में बैठा, इसने डायमंड भेज दिया नीरव मोदी को, नीरव मोदी ने पैसे नहीं दिया तो, बराबर, या उल्टा भी हो सकता, नीरव मोदी ने पहले पैसे दे दिया और इसने यार डायमंड्स नहीं भेजे तो यार ये केस में तो रिस्क ही रिस्क है। बस ऐसा तो कर नहीं सकते कि भैया तू एक काम कर, तू आधे रास्ते आ, मैं आधे रास्ते आता हूँ, ठीक है, समंदर के बीच में, तू बोट में आ, मैं बोट में आता हूँ, मैं तेरे को डायमंड देता हूँ एक हाथ से, तू मेरे को पैसे दे, ऐसी बेवकूफ वाली हरकत तो हो नहीं सकती, बराबर है। तो भैया मैं आगे वाले के ऊपर भरोसा कैसे करूं, बराबर है। इसीलिए क्या किया जाता है, एज अ मीडिएटर के तौर पे, एज अ मीडिएटर के तौर पे बैंक को बीच में लाया जाता है, बराबर है। अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बराबर है, जैसे वो तो पीएनबी बैंक का प्रॉब्लम हुआ था, जैसे मैं चलो मैं लाइव एग्जांपल ले रहा हूं ना मैं नीरव मोदी का, तो उसने क्या किया, पीएनबी बैंक को बीच में लाया, मतलब उसका पीएनबी बैंक में अकाउंट था, बराबर है। तो क्या करना पड़ता है कि नीरव मोदी ने क्या किया, हांगकांग वाले को बोला कि मुझे आपसे डायमंड परचेस करना है, ठीक है, वो बोलेगा ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको डायमंड भेजता हूं, आप पैसे भेजो, बराबर है। अब भैया करोड़ों में पैसा है तो वो भेजेगा कैसा, तो क्या किया जाता है, ठीक है, कि एक हाथ से ले एक हाथ से दे, होगा नहीं। तो वो केस में क्या किया उसने कि उसने बैंक के पास गया और लेटर ऑफ क्रेडिट लिया, मतलब क्या किया कि बैंक से के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखी, बराबर है, गिरवी रखी, डॉक्यूमेंट्स देके, फिर बैंक एक लेटर देता उसको, लेटर ऑफ क्रेडिट का, और वो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या करता है, नीरव मोदी हांगकांग वाली पार्टी को दे देगा, बराबर है। मतलब क्या हुआ कि आगे वाले को मेरे ऊपर भरोसा कैसा रहे, भैया मुझे पैसा देगा। तो क्या किया नीरव मोदी ने सिंपल पीएनबी बैंक में गया और पीएनबी बैंक से एक लेटर लिया, बराबर है, और वो लेटर हांगकांग वाली पार्टी को दे दिया कि भैया ये देखो, ये पीएनबी बैंक के पास मैंने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, ये पीएनबी बैंक मेरी गारंटी ले रहा है। मतलब सिंपल बैंक एज अ गारंटर के तौर पे काम किया ये बीच में, किसके बीच में, नीरव मोदी और वो फॉरेनर, इसके बीच में आ गया बैंक। अब बिकॉज ऑफ इंडियन बैंक आ गया तो आगे वाले को भी भरोसा रहता है कि हाँ चलो भैया बैंक है, तो ये बैंक अगर बोल रहा है मेरे पास प्रॉपर्टी गिरवी है नीरव मोदी की, तो मानता हूं। मतलब ये केस में क्या होगा कि अगर वो फॉरेनर को नीरव मोदी ने पैसा नहीं दिया तो बैंक क्या करेगा, बैंक नीरव मोदी की प्रॉपर्टी बेच के पैसा देगा क्योंकि गारंटर है, बराबर है। पर नीरव मोदी ने क्या किया था ये केस में कि जो सर्टिफिकेट भेजा था वो जाली सर्टिफिकेट भेजा था, डुप्लीकेट,
बराबर है, और उसी केस में वो फ्रॉड हो गया। ठीक है, ये छोटा सा था, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना है लेटर ऑफ, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए आप नीरव मोदी का केस देखिए यूट्यूब पे, बराबर है। तो इतना ध्यान में रखना कि लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करता है एज अ गारंटर के तौर पे। क्या बोला? एज अ गारंटर के तौर पे उसका जो कस्टमर है उसकी गारंटी लेता है बैंक कि भैया कस्टमर की मैं गारंटी लेता हूँ आगे वाले को कि भैया ये आपका पैसा दे देगा, और इसने नहीं दिया तो मैं दूंगा, बराबर है। अब बैंक क्यों गारंटी ले रहा है? बैंक उसके पास बैंक की प्रॉपर्टी रहती है इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ट्रैवलर चेक, जो पहले के टाइम पे होता था कि भैया आप लोग अगर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो तो कैश रखने से अच्छा है कुछ चेक रखो ताकि आपको पेमेंट करने में आसानी रहो। और ये क्या रहता है? अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। अब अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज क्या रहता है? ये अकाउंटेंसी का पार्ट है, बराबर है। मैं अकाउंटेंसी में अच्छे से समझाना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं मैं कि आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझाओ। ठीक है, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सेंट्रल बैंक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको जो कमर्शियल बैंक हम लोगों ने पढ़ा वो अच्छे से समझाओ। ठीक है, इतने उम्मीद के साथ आज का क्लास में यही समाप्त कर रहा हूं। बाय बाय।